हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे किया जाता है, उसका सूत्र क्या होता है, ये सब यहाँ पर हम आपको आज बताने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगी कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो आपको पूरे ध्यान से समझना है। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पहले वो काम आराम से निपटा लीजिए, क्योंकि होगा ये, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी डेरिवेशन है। आपको पूरा फोकस यहीं पे रखना है, तब आपकी ये बेहतर समझ में आएगा। तो मेरा नाम है परवेज रेयान और आप जुड़े हुए हैं माय यूट्यूब चैनल आई एम ऑफ रेयान से। तो चलिए डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक प्रिज्म बना दिया है और हम लोग देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। यहाँ पर एक प्रिज्म है ABC। तो ये प्रिज्म एक्चुअल में होता कैसे है, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो प्रिज्म में 3 आयताकार सतह होती हैं और 2 जो है त्रिभुजाकार सतह होती हैं, तो उसको कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में 3 आयताकार सतह इस तरीके से, एक आयताकार सतह और ये दूसरी आयताकार सतह और ये तीसरी आयताकार सतह, और आगे और पीछे जो होता है 2 त्रिभुजाकार सतह होती हैं। इसको हम फीलिंग देने के लिए यहाँ पर जो एक डायग्राम दिख रहा है, ये जो चित्र है आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर इस साइड, उस साइड और इस साइड, और जो नीचे है ये आयताकार सतह है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये एक आयताकार सतह होगी इस टाइप से, दूसरी एक आयताकार सतह होगी इस टाइप से, और एक इसके नीचे आयताकार सतह होगी। तो 2, 1, 2 और 3 ये हो जाएगी 3 आयताकार सतह। एक आगे त्रिभुज होगा, एक पीछे त्रिभुज होगा, तो वो 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार आकृतियों से बना होता है, जैसे कि ये। और इससे क्या हो रहा है, प्रकाश का ये अपवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3D में, ये 2D में बना हुआ है। ये आगे वाला जो फेस है ये आपको दिख रहा है। एक्चुअल में ये ऐसा होता है, एक्चुअल में ये ऐसा होता है। इस तरीके से एक प्रिज्म होता है और इस प्रिज्म में इस तरीके से, ये 3D में अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से होता है 3D में, राइट। इसे पिरामिड होता है, उस तरीके से ये होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 आयताकार सतह होती है, एक नीचे वाली इस तरीके से आयताकार सतह होती है, एक ये वाली आयताकार सतह होती है इस तरीके से, और एक ये वाली आयताकार सतह होती है, ये वाली। और जो ये वाला पोर्शन हुआ और ऐसे एक पीछे होता है, तो वो 3D होता है, और उसी से ये आगे वाली सतह आपको ये वाली सतह दिखाई दे रही है और एक्चुअल में इस चित्र की तरीके से होता है। तो चलिए देखते हैं कि अब हम इस प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे कराते हैं, राइट। तो जो प्रिज्म होगा हमारे पास, प्रिज्म से ये यहाँ पर क्या है, ये वायु है, एक माध्यम वायु, इसको हम N1 कह देते हैं। और ये जो प्रिज्म होता है इसके हम आर पार देख सकते हैं। तो इस प्रिज्म की सहायता से क्या होगा, अपवर्तन होगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर होता है, क्लियर ग्लास होता है, तो उससे आर पार देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे ये क्लियर ग्लास होता है, इसी प्रकार से ये भी प्रिज्म का ग्लास होता है, राइट। तो ये हो गया सघन माध्यम, सघन हो गया, और इसको हम कहते हैं N2। और फिर से हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, फिर से ये वायु हो जाएगा N1, ये होगा वायु, और ये क्या है, ये सघन माध्यम में ये कांच, ठीक है। तो कांच जो होती है वो वायु के सापेक्ष जो है सघन होता है, और ये है विरल माध्यम। तो प्रिज्म के इधर भी वायु है, इसको N1 कह दिया, और प्रिज्म के उधर भी वायु है, N2 कह दिया। जो प्रिज्म है ये सघन माध्यम है, राइट। तो जैसे कि यहाँ से कोई किरण आएगी इस तरीके से, मान लिया ये एक किरण आती है और प्रिज्म पर गिरती है, राइट। तो जब अब प्रिज्म पर ये किरण गिरेगी तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। और अभिलंब क्या होता है, AB वाली सतह के लिए हमेशा लंबवत होगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका अभिलंब हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये अभिलंब की तरफ इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ इस तरीके से थोड़ा झुक जाएगी इधर ये, तो ये इस तरीके से पास होगी, राइट। तो इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण, राइट। और उसके बाद में जब यहाँ पर किरण पहुँचेगी तो फिर ये किधर जाएगी, उसके लिए फिर से अभिलंब की आवश्यकता होगी। तो हम इसके लंबवत, AC सतह के लंबवत एक अभिलंब खींचेंगे इस तरीके से, इस तरीके से एक अभिलंब खींच देंगे AC सतह से, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, सघन माध्यम है। और सघन माध्यम से किरण जाएगी विरल माध्यम में, तो अभिलंब की तरफ जो है नहीं झुकेगी, बल्कि अभिलंब से दूर जाएगी। तो ये जो है ऐसे जानी चाहिए थी, इस तरीके से ये निकल जानी चाहिए थी, लेकिन ये निकलेगी ऐसे नहीं। अभिलंब ये है तो अभिलंब से ये दूर हटेगी, यानी कि इस दिशा में थोड़ा घूम जाएगी इस तरीके से, राइट।
तो इसको कहते हैं आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और इसको कहते हैं निर्गत किरण। अगर हम नाम दें यहाँ पर तो हम मान लिया इसको कह देते हैं PU और इसको Q, PQ इसको कह देते हैं R यहाँ पर R, और इसको कह देते हैं S। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो PQ है, PQ कौन सी किरण है? आपतित किरण है, आपतित किरण, क्योंकि यही किरण पर आके गिरी है। और QR क्या है? QR है अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन हुआ है, अपवर्तित किरण है। और जो हमारे पास RS है, RS ये है निर्गत किरण, राइट। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कर लें, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा लंबी जाएगी और मैं बिल्कुल इसको हलवा कर दूंगा अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, ये पक्की बात है। तो ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रिज्म था, प्रिज्म मैंने समझाया क्या होता है आपको। उसके बाद इस प्रिज्म से ये विरल माध्यम था, ये सघन माध्यम था, ये वायु था, ये फिर विरल माध्यम था। तो इस वायु से जब कोई किरण यहाँ पर आती है तो अपवर्तित होती है, इस तरीके से सीधी निकलेगी और इससे यहाँ पर फिर निर्गत हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर जब कोई किरण आती है तो इसको हमको अभिलंब चाहिए होता है, तो अभिलंब इसके लंबवत हमेशा होता है। तो सतह AB का ये हमने इसके लंबवत एक अभिलंब खींच दिया, और ये किरण ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन विरल से सघन में जा रही है तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, तो ये ऐसे सीधी हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर हमको अभिलंब चाहिए, तो सतह AC से एक लंबवत ऐसे लाइन ड्रॉ की। अब जो है ये सघन माध्यम से विरल में जा रही है किरण, तो ये क्या हो जाएगा? ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब है तो अभिलंब से ये क्या हो गई? दूर हट गई, उस तरीके से पास हो गई। PQ किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, क्योंकि आने वाली किरण है, और QR किरण को हम कहेंगे अपवर्तित किरण, और RS किरण को हम कहेंगे निर्गत किरण। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब देखते हैं। अब हम ये देखिए क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में हमेशा कोण क्या बनता है? ये मान लिया है इस तरीके से, ये हो गया हमारा अभिलंब और ये हो गई आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में हमेशा एंगल क्या बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में हमेशा एंगल I बनता है। तो यहाँ पर ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोण कौन बनेगा? कोण I। और उसके बाद आपको पता है कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, जो यहाँ पर वो क्या बनता है? R बनता है। तो यहाँ पर देखिए अपवर्तित किरण कौन है? अपवर्तित किरण कौन है? QR, यानी कि Q से R तक ये वाली जो किरण दिख रही है ये अपवर्तित किरण है। तो ये जो है ये अपवर्तित किरण और ये रहा इसका अभिलंब। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर वो कौन सा कोण बन जाएगा? वो कोण बनना चाहिए R, तो हम इसको हम कह देते हैं R1, राइट। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच में कोण I आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण R अपवर्तन कोण, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर इसी तरीके से अपवर्तित किरण कौन हुई? ये वाली अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोण R बनता है। तो ये R1 है, तो इसको हम कह देंगे R2। भाई क्या है ये? अपवर्तित किरण है। देखिए अपवर्तित किरण QR है, और QR और अभिलंब कौन सा है? इस वाली लाइन का अभिलंब कौन है? ये इस वाली रेखा का अभिलंब ये है। तो यहाँ पर R2 कह देंगे, क्योंकि हमने इसको R1 कहा है तो इसको R2 कह देंगे। और निर्गत किरण जो होती है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो यहाँ पर, उसको हम क्या कहेंगे? E कह दे देंगे। क्या कहेंगे? E कह देंगे। तो यहाँ पर आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R1, यहाँ पर अपवर्तन कोण R2, और ये है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा, ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो भी एंगल बनेगा, यहाँ पर ये जो टोटल एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये टोटल एंगल, राइट। ये टोटल एंगल कितना है? E है, ओके। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर ये जो कोण बचा हमारे पास, ये कितना बचा? तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर इस तरीके से कोई कोण बन रहा है, अगर यहाँ पर I है तो यहाँ पर क्या? यहाँ पर भी I होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए? देखिए हम इस कोण की बात करें, देखिए ये किरण, राइट, ध्यान से समझिएगा, फोकस से समझिएगा। देखिए ये वाली किरण डैश डैश वाली, राइट, ये डैश डैश वाली किरण, और ये आपतित किरण, ठीक है।
उसके बाद आपतित किरण को आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से, ये वाली, राइट। तो ये आपतित किरण हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये डैश डैश अभिलंब हो गया। तो अगर यहाँ पर कोण आई बन रहा है तो यहाँ पर भी कोण टोटल कितना होना चाहिए, आई, क्योंकि ये कैंची बन रही है ना, और कैंची में क्या होता है, ये होती है कैंची। तो जितना एंगल इधर बनेगा उतना एंगल इधर भी बनेगा, क्योंकि जैसे इसको कम करेंगे उधर वाला एंगल भी कम होता है। तो ये वाला जितना आई है इतना ही आई होगा। लेकिन यहाँ पर आधे हिस्से को हम इसके लगभग R1 कह चुके हैं। तो ये कितना बचा, ये बचा दोस्तों I माइनस R1। कितना बचा, ये अगर I है और नीचे वाला R है तो ये कितना बचा, I माइनस R1। क्योंकि I माइनस R1 को आप जोड़ लें, इसको जोड़ लें तो R नेगेटिव R पॉजिटिव कट जाएगा, I बचेगा, राइट। तो यहाँ पर जो एंगल बचा वो कितना बचा, I माइनस R1, ये वाला एंगल। ओके, चलिए देखते हैं आगे यहाँ पर कौन सा एंगल बचा। तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं, इस वाली किरण को, निर्गत किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो बढ़ाएंगे इस तरीके से पीछे, यहाँ से इस तरीके से इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे और इस तरीके को, इसको थोड़ा विलंब, इस आपतित किरण को आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर एक एंगल बनता है यहाँ पर, राइट। इसको हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है, देखिए ये हमारे पास एक प्रिज्म था, प्रिज्म पर आपतित किरण आई, राइट, और ये ऐसे हुई अपवर्तित किरण, उसके बाद ये निर्गत हो गई, राइट। तो डेल्टा क्या होता है, ये डेल्टा होता है निर्गत कोण। ये 1 नंबर में पूछा जाता है कि निर्गत कोण क्या होता है, तो डेल्टा होता है निर्गत कोण। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, आपतित किरण जो है प्रिज्म द्वारा जितने एंगल से घूम करके या मुड़ करके निर्गत होती है उसको कहते हैं निर्गत कोण। देखिए ये किरण यहाँ पर इस तरीके से आई थी और इसको इस प्रिज्म ने इतना मोड़ दिया, भाई ये किरण थी, ये किरण ऐसे ही जानी चाहिए थी, ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन इस किरण को इतना घूमना पड़ा। ये क्या है, इतना घूमना पड़ा। तो किस एंगल से घूमा, ये किरण किस एंगल से घूमी, डेल्टा एंगल से घूमी, ठीक है। तो ये प्रिज्म इस आपतित किरण को जितने एंगल से घुमा देता है, जितने कोण से घुमा देता है, जितने कोण से अपवर्तित कर देता है, वही होता है निर्गत कोण। तो ये हो गया निर्गत कोण। और निर्गत कोण मिलता कैसे है, इस निर्गत किरण को आप पीछे बढ़ाएंगे और इस आपतित किरण को आप आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर दोनों काट देते हैं वहाँ पर होता है निर्गत कोण डेल्टा, राइट। अब ये देखिए ये एंगल कितना बचा हमारे पास, ये एंगल कितना बचा। अगर ये आई है, यहाँ पर समझिए ये वाली डैश डैश वाली लाइन, ये डैश डैश वाली लाइन, और ये निर्गत किरण इस तरीके से निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं। अब ये कितना हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आई है, और ये इसके नीचे ये कितना बन रहा है, R2 बन रहा है, राइट। अब E है, ये R2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E माइनस R2। कितना हो जाएगा, E माइनस R2। देखिए E माइनस R2 में अगर ये R2 ऐड कर देंगे तो R पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, E बचेगा। तो यहाँ पर जो एंगल बचा वो कितना बचा, E माइनस R2। कितना बचा, E माइनस R2, राइट। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, उसके बाद डेरिवेशन को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको पूरे फोकस से, पूरी ईमानदारी से समझना है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलिए डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज ए क्यू, यहाँ पर हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लिया M दे देते हैं। AQMR में चतुर्भुज, यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज AQMR में, इस चतुर्भुज में हम एंट्री करेंगे AQMR। अब आपको पता है कि चतुर्भुज के 4 कोने होते हैं, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, और योग जो होता है वो 360 होता है। तो चतुर्भुज में हम लिखेंगे कोण, कोण AQM प्लस कोण, कोण QMR प्लस MRA, कोण MRA प्लस
आर ए क्यू, कोण आर ए क्यू बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि जो चतुर्भुज होता है उसमें 4 कोने होते हैं, उसका योग कितना होता है, 360 होता है। तो ये हमने ये कोण, इस कोण को प्लस इस कोण को प्लस इस कोण को प्लस इस कोण को जोड़ लिया, राइट। तो कितना हो गया, 360। अब देखिए हमारे पास ए क्यू एम कितना है, ए क्यू एम है हमारे पास 90 डिग्री। वो किस लिए, क्योंकि ये देखिए ये प्रिज्म की पहली सतह है, और प्रिज्म की सतह पर जब हमने ये लंब डाला था तो ये जब लंब ही है तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री बन रहा है, 90 अंश बन रहा है, क्योंकि देखिए ए बी सतह पर ये लंबवत था, राइट। ये लंबवत था क्योंकि ये लंब था ही, तो यहाँ पर क्यू कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस क्यू एम आर। क्यू एम आर हमको पता नहीं है, तो कोण क्यू एम आर ऐसे का ऐसा बना रहेगा, प्लस एम आर ए, फिर से वही 90 डिग्री, क्योंकि ये देखिए ये हो गई प्रिज्म की सतह और उस पर ये लंबवत अभिलंब हो गया, तो एक यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस कोण आर ए क्यू, क्योंकि फिर से हमको ये वाला एंगल नहीं पता है, बराबर 360 अंश। अब 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 अंश हो गया, प्लस क्यू एम आर और प्लस आर ए क्यू ये वाला आर ए क्यू बराबर 360 अंश। इसको इधर उठा ले जाएंगे तो कोण क्यू एम आर प्लस कोण आर ए क्यू बराबर 360, और इधर से इसको ले जाएंगे तो माइनस 180 अंश घटा देंगे, तो क्यू एम आर प्लस कोण आर ए क्यू कितना बचेगा, 180 अंश हमारे पास बचेगा। और जो कोण ए है ये वाला, इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। यहाँ पर जो ए बन रहा है इस ए को हम कहते हैं प्रिज्म कोण। अब प्रिज्म कोण ये होता है, तो यहाँ पर हम कोण ए लिख सकते हैं, राइट। तो कोण क्यू एम आर प्लस कोण ए ये मान लिया हमने, ये प्रिज्म कोण होता है, बराबर 180 अंश। तो कोण क्यू एम आर बराबर हमको कितना मिल गया, 180 अंश माइनस कोण ए। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। उसके बाद हम करेंगे त्रिभुज में एंट्री करेंगे। कौन सा त्रिभुज, क्यू एम आर में। तो लिखेंगे त्रिभुज क्यू एम आर। तो क्यू एम आर में, तो त्रिभुज क्यू एम आर कितना होगा हमारे पास, देखिए इस त्रिभुज में क्यू एम आर में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस कोण M बराबर 180, राइट। यहाँ पर या फिर अनुसार अक्षर के अनुसार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे RQM कोण RQM प्लस कोण QMR प्लस कोण MRQ बराबर योग कितना होता है, 180 अंश होता है। देखिए क्या किया मैंने, त्रिभुज QMR में गया मैं, QMR, राइट। तो पहले RQM, ये R, ये Q, ये M, फिर प्लस QMR और उसके बाद में MRQ, और तीनों का योग कितना होगा, 180 अंश। जिसमें से हमको कोण Q पता है, कोण Q कितना है, R1, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 कोण R1 प्लस यहाँ पे कितना लिखेंगे, ये हमको पता नहीं, तो ऐसे ही बना रहेगा कोण QMR प्लस RQ पता है, ये पता है, MRQ कितना है, R2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे R2 बराबर 180 अंश। अब ये और ये दोनों उधर उठा ले जाएंगे, तो कोण QMR बराबर 180 अंश माइनस कोण R1 माइनस कोण R2, राइट। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे,
तो कोण QMR हमारे पास कितना बचेगा 180 माइनस R1 प्लस R2, राइट। ये हो गया हमारे पास समीकरण सेकेंड, ये हो गया हमारे पास समीकरण सेकेंड। ये डेरिवेशन ऐसे ही आगे बढ़ेगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान से समझना है और यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको नोट करिए, फिर डेरिवेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम समीकरण 1 और 2 की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 जो बना था ये लिखा हुआ है मैंने। हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। QMR का मान इतना है, ये उठा के यहाँ पर हम रखेंगे QMR की स्थान पे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का जो मान है वो 2 में रख देंगे। ओके, तो देखिए समीकरण 1 में कितना है QMR की जगह पे इतना रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 अंश माइनस कोण A बराबर, ये इसकी जगह पे रख दिया ये वैल्यू, और इधर कितना है 180 माइनस R1 प्लस R2। तो यहाँ पर 180 अंश और 180 अंश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना माइनस कोण A बराबर माइनस R1 प्लस R2, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कोण A जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 के। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई, उसको हम समीकरण 3 कह देते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दिया, क्लियर। तो जब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखा तो हमको प्रिज्म कोण पता चल गया, ये वाला प्रिज्म कोण ये किसके बराबर होगा, ये होगा R1 प्लस R2 के बराबर होता है ये प्रिज्म कोण, राइट। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, राइट। तो अब आगे देखिए यहाँ पर ये जो होता है डेल्टा, ये बहिष्कोण है, इसको देखिए समझिए। यहाँ पर ये वाली अपवर्तित किरण, राइट, और ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और ये। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है डेल्टा, ये डेल्टा है, और इसके अंदर का कोण कितना है I माइनस R1, और यहाँ पर कितना है E माइनस R2। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि ये होता है बहिष्कोण, और ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर होगा I माइनस R1 और प्लस E2 माइनस R2 के। ये इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, ये होता है बहिष्कोण। क्या होता है बहिष्कोण, और बहिष्कोण जो होता है ये दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। अब यहाँ से इसको सही करेंगे तो डेल्टा बराबर I और E को पास पास लिख लेते हैं प्लस E, और इसको हम माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख लेते हैं R1 प्लस R2। देखिए E को यहाँ पे लिखा प्लस ये I और ये E यहाँ पर लिख लिया, फिर माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया प्लस का और ये भी हो गया प्लस का। अब डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 की जगह पे हम लिख सकते हैं A लिख सकते हैं, तो कोण A, राइट। तो इस तरीके से आप डेल्टा जो है निर्गत कोण जो होता है उसको भी निकाल सकते हैं। इसको समीकरण 4 का नाम दे देते हैं। तो आप इस तरीके से अगर कहीं क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अगर उसमें कहीं A निकालना हो तो आप लिखेंगे R1 प्लस R2, यानी R1 प्लस R2 को करेंगे तो A निकल आएगा। और अगर आपको कहीं पर डेल्टा निकालना हो तो आप इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद और आगे बात होती है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो डेल्टा होता है ये क्या होता है, ये होता है विचलन कोण। क्या होता है, विचलन कोण। क्योंकि मैंने बताया था शुरू में आपको कि ये आपतित किरण को जितने एंगल से मोड़ देता है, विचलित कर देता है, तो वही होता है डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, विचलन कोण। अब यहाँ पर देखिए ये डेल्टा I यानी आपतन कोण पर निर्भर कर रहा है, तो विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है, ये बात है ना। देखिए ये डेल्टा जो है ये I पर निर्भर कर रहा है, तो डेल्टा क्या है, विचलन कोण, और ये विचलन कोण आपतन कोण यानी I पर निर्भर करता है। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है
ये इस तरीके से अगर ग्राफ बनाएं, यहाँ पर हम कह लें कि आई है ये आपतन कोण आई, और यहाँ पर हम ले लें डेल्टा। तो यहाँ पर देखा गया है इस तरीके से, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, प्रायोगिक तौर पर आता है कि जब आई जो है इतना होता है तब डेल्टा मिनिमम हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर डेल्टा मिनिमम जब हमको मिलता है तो वहाँ पर कंडीशन ये होती है कि डेल्टा क्या हो जाता है, डेल्टा मिनिमम, और कब हो जाता है, जब कोण R1 R2 आपस में बराबर हो जाते हैं, R1 R2 बराबर हो जाते हैं। तो जब बराबर हो गए तो इसको हम R कह देते हैं, राइट। जब R1 R2 बराबर हो जाते हैं तो डेल्टा क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। के साथ में आपकी कोण जो E है वो I के बराबर हो जाती है। जब ये दो कंडीशन हो जाती हैं तो डेल्टा जो है वो डेल्टा मिनिमम हो जाता है, यानी डेल्टा न्यूनतम हो जाता है, यानी कि विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। कब हो जाता है, उसकी शर्त ये है कि R1 R2 जो है दोनों कोण बराबर हो जाएं, यानी कि ये और ये कोण बराबर हो जाए, ठीक है, और ये E जो है ये I के बराबर हो जाए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए, तो आपका जो डेल्टा है वो डेल्टा मिनिमम हो जाता है। तो देखते हैं वैल्यू रखेंगे इस वाले समीकरण में। तो कोण A बराबर R1 और R2 की जगह पे हम R लिख सकते हैं, तो R1 की जगह पे R लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, प्लस R2 की जगह पर भी R रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो हमको R बराबर कितना मिल जाएगा, R बराबर हमको मिल जाएगा A/2, राइट। क्योंकि देखिए कोण A बराबर R प्लस R, तो कितना हो गया 2R, R को रोक लिया तो A के बटे में कितना आ गया 2, तो R बराबर हमको मिल गया A/2, राइट। और इसी तरीके से हम E देखते हैं कितना मिलेगा इसमें रख के। तो डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम बराबर I और प्लस E की जगह पे क्या रख सकते हैं, E की जगह पे हम भी I रख सकते हैं, यहाँ रखेंगे I माइनस कोण A, इस तरीके से A रख सकते हैं। तो डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा 2I माइनस A, और यहाँ से अगर हम I निकालें तो कितना होगा, डेल्टा मिनिमम A को इधर भेज देंगे तो प्लस A बराबर I यहाँ पे रोक लिया, 2 इसके बटे में आएंगे, तो डेल्टा मिनिमम प्लस A और इसके बटे में आ जाएंगे 2। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास I की वैल्यू है सिग्मा मिनिमम प्लस A/2 और R की वैल्यू है A/2, राइट। अब ये दोनों मान हम स्नेल के नियम में रखेंगे और डेरिवेशन आगे स्टार्ट होगी, यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद डेरिवेशन फिनिश हो जाएगी। अब हम लगाएंगे स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से तो स्नेल के नियम में हम ये वैल्यू पुट करेंगे I व R की। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है साइन I अपॉन साइन R बराबर N2/N1, ये होते हैं माध्यम, ओके। तो यहाँ पर हम साइन I व साइन R के मान रखेंगे। तो साइन I की वैल्यू कितनी है, ये I है, तो यहाँ पर हम रख देंगे डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, ये I की वैल्यू, अपॉन साइन R की वैल्यू रखेंगे A/2 बराबर N2 और N1, ओके। अब N2 N1 की जगह पे यहाँ पर रखेंगे हम, तो इसको अब हटा देते हैं। मैंने R की वैल्यू रख दी और A की वैल्यू रख दी, दोनों की वैल्यू रख दी, राइट। अब देखिए अगर कोण छोटे होते हैं तो हम साइन की जगह पे इतना सिर्फ लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, राइट। यानी कि अगर आपके पास साइन I है तो उसकी जगह पर आप I रख सकते हैं, राइट। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास साइन थीटा है तो आप थीटा रख सकते हैं। कब रख सकते हैं, जब कोण छोटे हों। तो जब कोण सूक्ष्म यानी छोटे हों, तो यहाँ पर कोण सूक्ष्म है तो हम इसके थीटा को ले लेंगे, सिर्फ इसको ले लेंगे। तो डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 बटे A/2, और N2 की जगह पे N रख सकते हैं, और N1 की जगह पे ये वायु के लिए होता है N1, वायु है यहाँ पर ना N1, तो वायु के लिए N1 की वैल्यू हो जाती है 1, और N2 की जगह पे फिर हम N रख सकते हैं, राइट। तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, N2 की जगह पे N रख दिया क्योंकि एक ही माध्यम बचा, और N1 की जगह पे तो 1 हो गया, तो N यहाँ पर हम लिख देंगे, राइट। ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, डेल्टा मिनिमम प्लस A/A इतना बचा बराबर N, इसके नीचे 1 मानेंगे और तिरछा गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए
तो हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए बराबर एन ए। इस ए को उधर ले जाएंगे तो डेल्टा मिनिमम बराबर एन ए माइनस ए। यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए तो डेल्टा मिनिमम बराबर ए अगर कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास बचेगा एन माइनस 1, राइट। तो इस तरीके से आप डेल्टा मिनिमम भी निकाल सकते हैं, राइट। तो ये हमारी डेरिवेशन हुई। अब इसमें मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं। क्या बताया है मैंने कि आप कोण ए कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा कैसे निकाल सकते हैं, और कोण आई कैसे निकाल सकते हैं, कोण आर कैसे निकाल सकते हैं, और डेल्टा मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारी डेरिवेशन जो है आपके काम आएंगी कब, जब न्यूमेरिकल में सॉल्व करवाऊंगा। तो अगला वीडियो जो होगा मेरा वो न्यूमेरिकल पर ही होगा, जो प्रिज्म पर न्यूमेरिकल आते हैं उस पर होगा। तो इसलिए ये डेरिवेशन 1-2 बार घर पर ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, और इसको नोट कर लीजिएगा आप पॉज करके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।